अभी हम लोग स्टडी करेंगे पोटेंशियोमीटर का नेक्स्ट एप्लीकेशन। यूजिंग पोटेंशियोमीटर डिवाइस वी कैन ऑल्सो मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो अभी हमको एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो ये है सर्किट डायग्राम of internal resistance of a cell. In this diagram, this is potentiometer wire. A से लेके B तक ये पोटेंशियोमीटर वायर है और इसके बाजू में एक मीटर स्केल भी फिक्स्ड होगा जिससे लेंथ ऑफ द वायर कैन बी इजीली मेजर्ड. A and B are the two terminals of this wire. A series connection of battery, प्लग की एंड रियोस्टेट. तो ये सीरीज कनेक्शन क्या करेगा? पोटेंशियोमीटर में करंट सप्लाई करेगा. सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल या बैटरी, प्लग की एंड रियोस्टेट. एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी सर्किट. तो प्राइमरी सर्किट कंसिस्ट ऑफ सेल, प्लग की एंड रियोस्टेट अलोंग विद द पोटेंशियोमीटर वायर. फिर लुक एट द सेकेंडरी सर्किट. ये होगा सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मेजर करना है. तो इस सेल का ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. आवर एम इज टू फाइंड आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉलर. फिर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट हुआ और इस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको मैंने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया. तो पॉजिटिव एंड ऑफ सेल गोज टू A, terminal A of the potentiometer wire. Negative terminal is connected to the galvanometer and other end of galvanometer is connected to jockey. तो ये jockey होगा. फिर यहां हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस बॉक्स पे यूज किया है. आरबी का मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने मीटर ब्रिज में भी यूज किया था. तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और इसके साथ एक प्लग की भी कनेक्ट करेंगे. रेजिस्टेंस बॉक्स को हम लोग ने सेल के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है ना. दिस इज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स विद सेल. एंड व्हेन एनी स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सच अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस. इसको क्या बोलेंगे? शंट रेजिस्टेंस. तो शंट होता है एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. शंट होता है एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल. तो यहां पे सेल के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स पैरेलल में कनेक्ट किया है. इसके लिए ये जो रेजिस्टेंस आर होगा उसको बोला जाएगा शंट रेजिस्टेंस. एंड जब ये रेजिस्टेंस बॉक्स सेल के साथ कनेक्ट होगा तो हम लोग बोलेंगे सेल इज शंटेड. हम लोग क्या बोलेंगे? सेल इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस आर. एंड जब रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट नहीं होगा तब हम लोग बोलेंगे सेल इज नॉट शंटेड. तो रेजिस्टेंस बॉक्स एंड प्लग की ये हमने सेल के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है. तो ये हो गया सर्किट अरेंजमेंट of an experiment to find internal resistance of a cell. अभी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. तो इन प्रोसीजर लुक एट पॉइंट नंबर 1. तो इन पॉइंट नंबर 1 ये जो की K2 होगा उसको रखेंगे ओपन. तो पहले ये जो की K2 है उसको रखो ओपन. का मतलब K2 को क्लोज नहीं करना है, उसको ऐसे ओपन रखने का मतलब प्लग हमको इनसाइड नहीं करना है. K2 is kept open. As K2 is kept open, there will be no current passing through the resistance box. Resistance box में से करंट पास नहीं होगा बिकॉज ये तो ओपन है. इसका मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट. ये रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट के बाहर है बिकॉज इसमें करंट पास नहीं हो रहा है. तो वैसे सेल इज नॉट शंटेड बाय आर. तो जब K2 ओपन होगा तभी रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में नहीं होगा
तब हम लोग बोलेंगे सेल इज नॉट शंटेड. एंड देन वी टैप द जॉकी ऑन दिस वायर. जॉकी को टैप करो एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट. लेट द नल पॉइंट बी एट पॉइंट J1. इसका मतलब एट J1 जब भी जॉकी टैप करेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर कम्स टू 0. तो वी फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट एट J1. Then measure the length of the wire AJ1. यहां से यहां तक जो वायर है उसका लेंथ मेजर करेंगे और उस वायर के लेंथ को कॉल करेंगे L1. और L1 क्या होगा? L1 होगा बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज नॉट शंटेड. इन अदर वर्ड्स, व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट बिकॉज देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द सेल. जब आपको नल पॉइंट J1 मिलेगा तभी इस सेल में से करंट ही नहीं पास होगा बिकॉज डिफ्लेक्शन तो 0 है. तो इसे सेल इज इन ओपन सर्किट बिकॉज देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द सेल. एंड तब हम लोग क्या बोलेंगे? इस सेल का जो EMF है ये वायर के पोटेंशियल डिफरेंस से बैलेंस हो गया. जब हमको नल पॉइंट मिलेगा तभी इस सेल का जो EMF है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर. एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू L1. तो E इक्वल्स टू K इंटू L1. यहां पे K L1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AJ1. तो ये क्या अपना पहला इक्वेशन. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये जो K2 है उसको क्लोज करेंगे. यहां पे प्लग इंसर्ट कर दो. तो नाउ की K2 इज क्लोज्ड and now resistance box is connected in the circuit. इसका मतलब अभी रेजिस्टेंस बॉक्स सेल के साथ पैरेलल में कनेक्ट हुआ है. इसका मतलब अभी सेल को हमने क्या किया? शंट कनेक्ट कर दिया है ना. इस R को क्या बोलेंगे? शंट. और फिर रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस R का वैल्यू भी रिमूव कर दिया. तो लेट R बी द रेजिस्टेंस रिमूव फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स. इज अ स्मॉल रेजिस्टेंस टू बी रिमूव्ड. और ये R हमको पता होगा, रेजिस्टेंस जो हमने निकाला है ना ये हमको पता होगा. तो नाउ सेल इज शंटेड. अगेन टैप द जॉकी ऑन द वायर एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट. वापस एक बार नल पॉइंट फाइंड करेंगे. सेकंड केस में जो नल पॉइंट होगा वो J2 पे होगा. फिर हम लोग A से लेके J2 तक का जो वायर होगा उसका लेंथ मेजर करेंगे. Let the length of wire AJ2 be called L2. AJ2 जो वायर होगा उसके लेंथ को बोलेंगे L2. तो what is L2? L2 होगा बैलेंसिंग लेंथ when the cell is shunted. L1 क्या था? बैलेंसिंग लेंथ when the cell is not shunted. और L2 क्या होगा? बैलेंसिंग लेंथ when the cell is shunted. देखो जब भी हमको ये बैलेंसिंग लेंथ मिला था, मतलब जब हमको ये नल पॉइंट J2 मिला था तभी ये जो सेल है ये सेल इस रेजिस्टेंस बॉक्स एंड प्लग की में से करंट सप्लाई कर रहा था. का मतलब सेल ने करंट सप्लाई किया था ऐसे और वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था है ना. सेकंड केस में जब हमको नल पॉइंट मिला था तभी सेल वाज सप्लाइंग करंट इन दिस रेजिस्टेंस बॉक्स and there is some current passing through this circuit. But यहां से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था एंड यहां से करंट नहीं फ्लो कर रहा था, इसके लिए डिफ्लेक्शन हमको 0 मिला था. सिर्फ करंट इस क्लोज लूप में फ्लो कर रहा था. जब भी हमको नल पॉइंट J2 मिला तभी करंट सिर्फ इस क्लोज लूप में फ्लो कर रहा था, बट देयर इज नो करंट पासिंग टू द गैल्वेनोमीटर. यहां से कोई करंट पास नहीं हो रहा था. तो सेकेंड केस में ये जो सेल होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ये वायर AJ2 के पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस कर रहा था. सेकेंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज बैलेंस्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर AJ2. तो अपना इक्वेशन क्या होगा? V इज इक्वल टू KL2. इसमें V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल. और K इंटू क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर AJ2. तो इसको कॉल करेंगे इक्वेशन नंबर 2. तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए. नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2.
डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 beside E upon V is equal to L1 upon L2, K will get cancel. तो हमको मिलेगा E upon V is equal to L1 upon L2, K कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सर्किट को, ये जो सर्किट है जिसमें सेल है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको ही हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे. तो इसको अगर मैंने ओम्स लॉ अप्लाई किया तो मैं बोलूंगा करंट इक्वल्स टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. मैं क्या लिखूंगा, करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है. तो अप्लाइंग ओम्स लॉ टू दिस सर्किट, व्हाट डू वी से, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R. तो फिर E का फॉर्मूला क्या होगा, E का फॉर्मूला होगा I इंटू R प्लस R, वो मैंने यहां पे लिखा. तो अप्लाइंग ओम्स लॉ, E इक्वल्स टू I इंटू R प्लस R इस सर्किट के लिए. और अगर मैंने सिर्फ रेजिस्टेंस R को ओम्स लॉ अप्लाई किया सिर्फ R के लिए, तो यहां से करंट I पास हो रहा है और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V. यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V. तो हम लोग क्या बोलेंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R. तो V इक्वल्स टू I इंटू R इज ओम्स लॉ अप्लाइड टू रेजिस्टेंस R अलोन, एंड I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R इज ओम्स लॉ अप्लाइड टू दिस क्लोज्ड सर्किट. अभी वापस इन दोनों को डिवाइड कर दो. तो अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मुझे मिलेगा E अपॉन V इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन R. आई विल गेट कैंसिल. मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया. फिर इसको मैंने कॉल किया इक्वेशन नंबर 4. तो देखो इक्वेशन 3 में E अपॉन V का वैल्यू है और इक्वेशन 4 में भी E अपॉन V का वैल्यू है. तो भाई अगला स्टेप क्या होगा, इक्वेटिंग 3 एंड 4. अभी 3 और 4 को इक्वेट करो. तो इफ आई इक्वेट 3 and 4, what will I say? I will say R plus small r upon capital R is equal to L1 upon L2. This is equating 3 and 4. फिर इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं, देखो इसको R से आगे डिवाइड करो तो 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. इसको मैंने ऐसे लिखा. फिर 1 को आप यहां पे ट्रांसफर करो तो आई विल गेट R बाई R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1. ये 1 यहां चला गया. दिस आई कैन राइट एज L1 माइनस L2 अपॉन L2, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया. बट हमको फाइंड करना है स्मॉल r, तो बस अभी कैपिटल R यहां पे ट्रांसफर करो, फॉर्मूला आ गया. तो नाउ आई कैन सी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R यहां चला गया इनटू ब्रैकेट L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाय L2. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला we can easily determine internal resistance of a cell. तो ये होगा फॉर्मूला किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल के लिए. क्या फॉर्मूला है, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2. इसमें कैपिटल R क्या है, शंट रेजिस्टेंस. व्हाट इज L1, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज नॉट शंटेड. And what is L2? It is a balancing length when the cell is shunted. So with the help of this formula, we can easily determine internal resistance of a cell. तो ये हो गया experiment of potentiometer to find internal resistance of a cell. पोटेंशियोमीटर के हमारे सब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए. तभी एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद पोटेंशियोमीटर के प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियोमीटर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है, ये हमको अभी स्टडी करना है. तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मूला लिस्ट फॉर पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट. और ये फॉर्मूला लिस्ट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और
एमसीक्यू सॉल्व करने में यूजफुल होगा। ओके, एक्सपेरिमेंट में हमने पोटेंशियोमीटर का एक डायग्राम ड्रॉ किया था, एक सर्किट ड्रॉ किया था, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए हमारा डायग्राम कुछ अलग होगा। और ये डायग्राम आपको प्रॉब्लम्स में या एमसीक्यूज में ड्रॉ करना जरूरी नहीं होगा। तो अगर आप वैल्यूज को विजुअलाइज कर रहे हो तो यू कैन राइट द वैल्यूज एंड सॉल्व। अदरवाइज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप रफ में ऐसे डायग्राम को ड्रॉ करो एंड देन ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है, उसके फॉर्मूले स्टडी करेंगे। तो फॉर्मूले फॉर प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये जो मैंने ए बी ड्रॉ किया है, ये ए बी है पोटेंशियोमीटर वायर, एंड हमको मालूम है पोटेंशियोमीटर में सिर्फ एक वायर होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा इस वायर को हमने 4 सेगमेंट में फोल्ड किया था, ऐसे 4 सेगमेंट में उसको फोल्ड किया था। बट प्रॉब्लम्स में हम लोग वायर को ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। तो ये ए बी क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर। फिर इस वायर को हमने एक बैटरी और एक सीरीज रेजिस्टेंस RH कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो बैटरी है उसका EMF E है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और RH होगा एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, तो ये हो गया मेन बैटरी, और ये जो यहां पे सर्किट फॉर्म हुआ है कंटेनिंग पोटेंशियोमीटर वायर, मेन बैटरी एंड RH, इस सर्किट को क्या बोलेंगे? प्राइमरी सर्किट। तो पहले सब सिंबल्स को डिफाइन करते हैं। तो यहां पे ए बी क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर। ई क्या है? EMF ऑफ द मेन बैटरी, इसको बोलेंगे मेन बैटरी, ऑल्सो कॉल्ड ड्राइविंग सेल। मेन बैटरी ऑल्सो कॉल्ड ड्राइविंग सेल। फिर स्मॉल r क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। कैपिटल L सिंबल होगा लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, का मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है उसके लेंथ का सिंबल होगा कैपिटल L। R होगा रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका लेंथ कैपिटल L है, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है। एंड व्हाट इज RH? सीरीज रेजिस्टेंस। ये सीरीज रेजिस्टेंस ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल का मतलब इन सम प्रॉब्लम्स इट इज गिवन, इन सम प्रॉब्लम इट इज नॉट गिवन। तो अगर ये रेजिस्टेंस हमको नहीं दिया है तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, अगर दिया है तो उसको फॉर्मूला में इंक्लूड करेंगे। तो हमारे फॉर्मूला में RH इंक्लूडेड होगा, बट अगर हमको न्यूमेरिकल में RH नहीं दिया है तो हम लोग RH को वहां से इग्नोर करेंगे। ठीक है, V होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, एंड सिग्मा विच इज रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, ये होगा वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इट इज R अपॉन L। तो प्राइमरी सर्किट के कौन कौन से फॉर्मूले होंगे? सबसे पहले होगा करंट पासिंग थ्रू दिस वायर। तो करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी सर्किट विल बी EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इट इज EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यहां पे रेजिस्टेंस कितने हैं? एक तो वायर का रेजिस्टेंस है कैपिटल R, फिर RH है, और फिर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। तो टोटल कितना होगा? R प्लस स्मॉल r प्लस RH, ये होगा करंट EMF अपॉन R प्लस RH। फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ विल बी I इंटू R, बिकॉज इस वायर का रेजिस्टेंस तो कैपिटल R था, तो V कितना होगा? I इंटू R, और फिर मैंने I का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो दिस इज E R अपॉन R प्लस RH। इसके बाद होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का सिंबल था K, एंड व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। तो K is V upon L, but what is V? I into R. So I write V as I into R upon length, but R upon L is sigma,
R अपॉन L इज सिग्मा, तो यहां लिखा I इंटू सिग्मा। और अगर V बाय L में ये V मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये जो V है ना वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? ER अपॉन L इंटू R प्लस RH। ये होगा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पोटेंशियल ग्रेडियंट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, because in most of the MCQs we have to use this formula of potential gradient. Okay? अगर आपको डेटा विदाउट डायग्राम समझ में आ रहा है तो डू नॉट ड्रॉ द डायग्राम, सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट। इसमें E क्या होगा? EMF ऑफ द मेन बैटरी। कैपिटल R क्या होगा? द डिस्टेंस ऑफ द वायर। L क्या होगा? लेंथ ऑफ दिस वायर। R वापस द डिस्टेंस ऑफ द वायर। स्मॉल r क्या होगा? इंटरनल द डिस्टेंस ऑफ द मेन बैटरी। और RH होगा द डिस्टेंस इन सीरीज, विच इज ऑप्शनल। अगर दिया है तो इंक्लूड करो, नहीं दिया है तो उसको इग्नोर करो। तो ये होंगे फॉर्मूला लिस्ट फॉर प्राइमरी सर्किट। हम लोग देखेंगे सेकेंडरी सर्किट के फॉर्मूले। प्राइमरी सर्किट के फॉर्मूले हमारे हो गए, अभी सेकेंडरी सर्किट के लिए क्या फॉर्मूले है? तो देखो, प्राइमरी सर्किट तो हमारा था ही पहले से। सेकेंडरी सर्किट में पोटेंशियोमीटर का यूज होता है। सेकेंडरी सर्किट में पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन का मतलब उसके यूजेस हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहला होगा ईएमएफ ऑफ अ सेल, का मतलब जो सेल हमको, जिस सेल का हमको ईएमएफ मेजर किया है उसको सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट करना है। जिस सेल का ईएमएफ मेजर करना है उस सेल को सेकेंडरी सर्किट में कनेक्ट किया। एंड लेट E1 बी द अननोन ईएमएफ ऑफ दिस सेल। साथ में होगा गैल्वेनोमीटर एंड देन वी हैव अ जॉकी। अभी एक्सपेरिमेंट में हमने स्टडी किया है कि जॉकी को हमको वायर पे टैप करना है और एक नल पॉइंट पोजीशन फाइंड करना है। नल पॉइंट पोजीशन एक ऐसा पोजीशन होगा जहां पे गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, का मतलब एट नल पॉइंट देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द सेल। इस सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में कोई करंट पास नहीं होता है। ओके, तो ये पार्ट आप याद रखो एमसीक्यूज के लिए। पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट में जब भी हमको नल पॉइंट मिलता है तभी ये जो सेल है, इस सेल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता है। और पोटेंशियोमीटर वायर में जो करंट फ्लो करता है इट इज सप्लाइड बाय द मेन बैटरी। जब हमको नल पॉइंट मिलता है तभी इस सेल में से कोई करंट पास नहीं होता है। नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो ऑल द करंट पासिंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर इज ड्रॉन फ्रॉम द मेन बैटरी। सिर्फ मेन बैटरी का करंट यहां से पास होता है जब हमको नल पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट को याद रखो। ओके, एंड पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड ओवर वोल्टमीटर फॉर दिस रीजन ओनली। पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से सुपीरियर क्यों है? ये उसका रीजन है कि पोटेंशियोमीटर सेल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है जब हमको नल पॉइंट मिलता है। बट अगर आपने इस सेल के अक्रॉस में समझो कोई वोल्टमीटर कनेक्ट किया होता, पोटेंशियोमीटर नहीं सिर्फ वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर ऑब्वियसली इस सेल में से करंट ड्रॉ करेगा। That's why voltmeter will measure only potential difference. Voltmeter कभी EMF को मेजर नहीं कर पाएगा, बट पोटेंशियोमीटर से सेल का EMF मेजर करना पॉसिबल होगा। एंड EMF ऑफ द सेल E1 का फॉर्मूला होगा K इंटू L1। एंड व्हाट इज K? पोटेंशियल ग्रेडियंट। और हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ना, ये प्राइमरी सर्किट में से मिलेगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है ये हमने प्राइमरी सर्किट में स्टडी कर लिया है। तो EMF ऑफ द सेल इज K इंटू L1। व्हाट इज L1? L1 होगा बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द सेल E1। L1 होगा लेंथ बिटवीन A एंड नल पॉइंट J। ये AJ है ना, इस वायर का लेंथ होगा L1, बैलेंसिंग लेंथ। तो इट इज K इंटू L1 या I सिग्मा L1। I is current, sigma is resistance per unit length and L1 is balancing length.
फिर यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी कैन कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सच सेल्स। का मतलब पहले E1 कनेक्ट करो, उसका बैलेंसिंग लेंथ L1 मेजर करो, फिर E1 को हटा दो, दूसरा सेल E2 यहां पे कनेक्ट करो, उसका बैलेंसिंग लेंथ L2 मेजर करो। तो अगर सेल E1 का बैलेंसिंग लेंथ L1 है और सेल E2 का बैलेंसिंग लेंथ L2 है, तो वी कैन से E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। तो दिस इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ और इस मेथड का नाम है इंडिविजुअल मेथड। फिर एक और मेथड होता है पोटेंशियोमीटर में, दैट इज कॉल्ड सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड में हम लोग दो सेल यहां पे कनेक्ट करते हैं और दो सेल यहां पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। E1 के बाजू में E2 भी कनेक्ट करेंगे। अगर E1 E2 का सम होगा, का मतलब दे आर इन असिस्टिंग ऑर्डर, तभी बैलेंसिंग लेंथ L1 होगा। एंड जब E1 E2 अपोजिंग ऑर्डर में होंगे, का मतलब उनका ईएमएफ का डिफरेंस होगा, तभी बैलेंसिंग लेंथ L1 की जगह पे L2 हो जाएगा। तो L1 is balancing length for sum of the EMF and L2 is balancing length for difference of the EMF. Then we can say E1 upon E2 equals to L1 plus L2 upon L1 minus L2. So we can compare the EMF of two cells using two different methods. Method one is individual method and method two is sum and difference method. अभी इसके बाद देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का मतलब ये जो हमने सेल कनेक्ट किया है उसका हमको इंटरनल रेजिस्टेंस R मेजर करना है। ठीक है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड करेंगे। पोटेंशियोमीटर को यूज करके सेकेंडरी सर्किट में जो सेल कनेक्ट किया है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग पोटेंशियोमीटर से मेजर कर पाएंगे। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 अपॉन L2। अभी आपको समझना है इसमें L1 क्या होता है और L2 क्या होता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया था, एक बार वापस रिवाइज करेंगे। इस फॉर्मूला में जो L1 होता है वो बैलेंसिंग लेंथ होता है इस सेल का व्हेन द सेल इज नॉट शंटेड। का मतलब जब भी ये शंट रेजिस्टेंस सेल के साथ कनेक्ट नहीं होगा, या वी कैन से व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, जब भी R सर्किट में नहीं होगा तभी इस सेल का बैलेंसिंग लेंथ L1 होगा व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट। ओके, तभी ये की ओपन होगा, तभी हमको नल पॉइंट मिलेगा L1 लेंथ पे। तो L1 इज बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज नॉट शंटेड, का मतलब व्हेन R इज नॉट इन द सर्किट। और फिर हम लोग ये की क्लोज करेंगे और रेजिस्टेंस R को सर्किट में लेके आएंगे। इसका मतलब नाउ द सेल इज शंटेड। शंट का मतलब रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। जब ये रेजिस्टेंस सेल के साथ पैरेलल में होगा तभी नल पॉइंट यहां मिलेगा। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट का नल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होगा न्यू पोजीशन ऑफ नल पॉइंट व्हेन द सेल इज शंटेड बाय R। तो ये R होगा शंट रेजिस्टेंस एंड न्यू नल पॉइंट होगा L2 या न्यू बैलेंसिंग लेंथ होगा L2। तो ये L2 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ है व्हेन द सेल इज शंटेड। और L1 क्या है? बैलेंसिंग लेंथ है व्हेन द सेल इज नॉट शंटेड। तो व्हेन रेजिस्टेंस इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट, बैलेंसिंग लेंथ इज L1। When resistance R is connected with the cell, balancing length is L2 and ये R होगा शंट रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 माइनस 1 एंड L1 अपॉन L2 जो होता है वो E अपॉन V होता है, वेयर E इज द EMF एंड V होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। E होगा इस सेल का EMF, E होगा इस सेल का EMF और V होगा इसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। तो दीज आर द फॉर्मूले फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो आई हैव डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले
फॉर पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो आपको इन फॉर्मूले को ठीक से समझना है। एक फॉर्मूला लिस्ट हमने प्राइमरी सर्किट के लिए स्टडी किया और दूसरा जो फॉर्मूला लिस्ट था ये वाला, ये किसके लिए था? सेकेंडरी सर्किट। तो वंस यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूले देन यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। NCERT exercise problem number 3.23। NCERT टेक्स्ट बुक में से करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है उसमें प्रॉब्लम नंबर 3.23 हम लोग डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया गया है। दिस इज मेन बैटरी। इस मेन बैटरी का EMF 2 वोल्ट दिया है। दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर और ये एक सेल है। इस सेल का EMF हमको 1.5 वोल्ट दिया है और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं। का मतलब वी हैव टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अभी क्वेश्चन में बोला है जब ये सेल ओपन सर्किट में था। ओपन सर्किट का मतलब ये जो 9.5 ओम का रेजिस्टेंस है, जो शंट रेजिस्टेंस है, ये पहले कनेक्टेड नहीं हुआ था। तो when this resistance is not connected in the circuit, cell is an open circuit, and that time the balancing length was L1। कमल नल पॉइंट यहां मिला था और ये था बैलेंसिंग लेंथ। तो ये L1 हमको दिया 76.3 सेंटीमीटर। तो 76.3 सेंटीमीटर इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर दिस सेल व्हेन द सेल इज एन ओपन सर्किट, या मतलब व्हेन द सेल इज नॉट शंटेड। फिर जब ये 9.5 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट किया सेल के अक्रॉस में, तभी हमको नल पॉइंट यहां मिला, तभी बैलेंसिंग लेंथ L2 बना। और ये L2 क्वेश्चन में दिया है 64.8 सेंटीमीटर और शंट कितना दिया है? 9.5 ohms, and we are asked to calculate internal resistance of the cell, that is small r। तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का फॉर्मूला कैपिटल R L1 माइनस L2 अपॉन L2। इसमें कैपिटल R कितना है? 9.5, L1 कितना है? 76.3, L2 कितना है? 64.8, एंड ये वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दिस इज 9.5 इंटू 11.5 अपॉन 64.8। ये जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 1.7 ohms। सो वी कैन से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज 1.7 ohms। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 3.23। NCERT exercise question number 3.12। This problem is also based on potentiometer. Let us understand the problem and then we'll solve it. It's a simple problem. In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell, then balance point shifts to 63 centimeter. What is the EMF of second cell? तो ये जो प्रॉब्लम है इट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ EMF बाय इंडिविजुअल मेथड। पहले सेल का EMF E1 दिया है, उसका बैलेंसिंग लेंथ L1 दिया है। सेकेंड सेल का EMF अननोन है जो हमको फाइंड करना है और उसका बैलेंसिंग लेंथ 63 सेंटीमीटर है। तो वी नो दैट इन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट E2 अपॉन E1 होता है L2 अपॉन L1। बस अभी इसको अप्लाई करेंगे, E2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले E1 को यहां पे ट्रांसफर करो, तो E2 का वैल्यू होगा L2 by L1 into E1 एंड देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। L2 63, E1 1.25 और L1 35। इसको सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आएगा 2.25 वोल्ट का मतलब सेकंड सेल जो है उसका EMF होगा 2.25
वोल्ट। तो ये हो गया सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 3.12।